सहेली। सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा का नमस्कार और रेणु चतुर्वेदी का भी नमस्कार ले ही लीजिए। बिल्कुल। तो रेणु जी आप बताइए आप कैसी हैं? मैं तो बड़े दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ। ऐसा और सखियां भी यही कह रही थी कि नेहा से बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। बस सखियों की आवाज क्यों, सखियों सही कह रहे हैं ना हम। सारी सहेलियां यही कह रही हैं कि नेहा बड़े दिनों बाद मिल रही हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आई हैं। वैसे तो इस मौसम में घूम नहीं सकती आप। अब तो हम घर में ही थे, घर में लगे हुए थे काम में। भाई काम तो आजकल हमारी सखियां इस कदर कर रही हैं कि पूछो मत, है ना। जी पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या इन कर दिनों। रही हैं। हाँ, इन दिनों वो सब के सब ओवर टाइम कर रहे हैं इन दिनों। जो बड़ी जल्दी हमारे काम खत्म हो जाया करते थे पहले, क्योंकि सब ऑफिस निकल जाते थे तो हम घर में आराम से बैठते थे और ढेर सारे हमारे मददगार भी घर में आते थे। अब सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी मदद कर रहे हैं और सब अपना काम खुद कर रहे हैं और उसका जो मजा है वो बहुत अलग तरीके का है। और कोरोना खास तौर से, जैसे हमने पहले भी बहुत बार कार्यक्रम में कहा है और आज फिर उसको हम साझा करना चाहते हैं कि बहुत कुछ दे कर जा रहा है। ये इस समय कुछ लोगों से मतलब अनुभव भी मिला कि कुछ लोगों को ऐसे ऐसे अनुभव हुए कि पूछो मत। तो उनको ऐसा लगता है कि ये दिन कभी ना कभी जिंदगी में आना बहुत जरूरी है और शायद इसके पहले की पीढ़ियों ने जिन्होंने ये दिन नहीं देखा शायद बहुत कुछ चीजें वो छूट गई उनसे। और हम तो सबसे ज्यादा जरूरी तो एक चीज जो एक आदत हम सब सीख गए वो तो है आत्मनिर्भर बन गए हैं सबके सब। और मतलब चाहे ना चाहे बन ही गए, बना ही दिया गया है कि बनी जाइए। और हमें लगता है जो मेक इन इंडिया का जो सपना है ना माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा क्योंकि हम अपना काम करने लगे और बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारी सखियों ने सीखा है जिसको कि एक उद्योग के रूप में भी अपना सकेंगी, है ना। बिल्कुल। और छोटे छोटे उद्योग के रूप में तो कई चीजें शुरू भी हो गई हैं। जैसे अगर कहा जाए कि घर में घरेलू हम खाना वगैरह बनाकर टिफिन के रूप में दे देते हैं। मिठाइयाँ बन जाती हैं, घर में मिठाई बनती है तो दूसरे के घर में जाती है, हमें पता है कि साफ सफाई से ही बनाएगा कोई बनाता है। हाँ, यानी कि हमारे जानने वाले ने, किसी ने आसपास में बनाया है, तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन आज कार्यक्रम में हम एक बात और बता दें कि जो बच्चों के बारे में जो किशोरावस्था में व्यसन की आदत पड़ जाती है किसी भी चीज की, मतलब मादक पदार्थों की हम बात कर रहे हैं खास तौर से, उसके बारे में आज डॉक्टर शीतल बिटकर बताएंगी। तो ये हम विशेषज्ञ से जानकारी जरूर आज साझा करेंगे, है ना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें जानना ही चाहिए सबको। इसके लिए जरूरी है कि आप कार्यक्रम सुनती रहें, हमारे साथ बनी रहें, है ना। तो लेकिन अभी हम बात जो कर रहे हैं कि जो हम आत्मनिर्भर बनने की बात है इसके लिए सिर्फ यहीं तक इसको सीमित न रखें, बल्कि पूरे देश को हम धीरे धीरे ऐसी दिशा बना सकते हैं कि हम पूरे देश हमारा आत्मनिर्भर बने। और बहुत सारी चीजें जो हम आयात जिनका करते हैं, करना पड़ता है, तो अगर हमारे देश में ही वैसा उत्पादन है तो हमें आयात नहीं करना पड़ेगा। हाँ, और कई सारी चीजों पर हमें अपनी शक्तियों का, अपनी ताकत का पता चला है कि हम ये सारे काम भी कर सकते थे जो हम पहले नहीं कर रहे नहीं करते थे, क्योंकि आसानी से हमें ऐसा लगता था कि हम आसानी से बाजार से एक आम चीजें देखें तो घरेलू भी कई चीजें, कई खाने की चीजें, व्यंजन भी हम घर से ना बना के बाहर ले आते थे। अच्छा, तो हम समझ रहे हैं कि ये खास तौर से जो रोज सुबह हम खाते हैं वो क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? चाय पीते हैं मुझे तो लगता है। और बहुत सारी सखियां हमारी सबको घर में देती भी हैं। एक ब्रेड ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारी तरीके से उसका हम प्रयोग करते हैं। तो ब्रेड कैसे घर में बनाएं ये आज हम जरूर बताएंगे और उसके साथ एक और वैरायटी की सैंडविच और कुछ भी व्यंजन बताएंगे, क्योंकि ये जो व्यंजन बनाने वाली जो विधि है, वो दिन है, वो हमने आज शुक्रवार को कर लिया है ताकि आप शनिवार और रविवार को इसका प्रयोग कर सकें, आराम से बना सकें। पर अभी हमें गाना चलाना चाहिए, आपको लगता है ऐसा? हाँ, तब तक तैयारी कर लेते हैं कि ब्रेड कैसे बनेगी। ठीक है। तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। दिलदार
संसार मिला, प्यार मिला, हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। आस मिली, अरमान मिला, ओ जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। ओ जान भी तू है, दिल भी तू ही, राह भी तू, मंजिल भी तू ही, और तू ही आस का तारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। बिल्कुल, अब हमें साथ तो मिल गया है। अब संसार भी किस तरह से संसार में साथ है तो वह सब कुछ है, और क्या है। साथ में तो जब बैठो ना, कभी कभी तो ऐसे लोग भी साथ में आ जाते हैं कि जैसे लगता है कि इनके लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे कि ये दूर हो जाएं। ऐसे मेहमान जिन्हें हम नहीं बुलाना चाहते। ऐसे मेहमान तो नहीं है, हाँ, बट बहुत छोटे छोटे होते हैं और कुछ इस कदर आके बैठ जाते हैं जैसे लगता है इनको तो बहुत मोहब्बत है, लेकिन हमें बहुत परेशानी हो जाती है। कितनी अच्छी अच्छी आवाजें करते हैं ना कान के आसपास आकर वो लोग। कान के आसपास करते हैं, पाँव हाथ कहीं भी जहाँ हमारा खुला शरीर मिलता है बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि इन्होंने तो हमारा खूब खून पी लिया है और इतने मोटे हो गए कि बस हमने ऐसे उंगली रखी और धम्म से गिर गए। तो ये कुछ इस तरीके की जीव जंतु हैं जिनको हम कीट पतंगे कहते हैं। और आजकल खास तौर से जहाँ बारिश है वहां पर भी है। और जब मन नहीं लगता नेहा तो कभी हम लोग इधर बैठते हैं, कभी उस कमरे में बैठते हैं। तो शाम को जब सूर्यास्त का समय होता है तो खास तौर से मन ऐसा हो जाता है कि लगता है कि हम प्रकृति के पास बैठे और कुछ न करें। ऐसे में जब बालकनी में बैठो तो मच्छर तो भाई ऐसे आके बैठते हैं जैसे लगता है हम भी हैं बता रहे हैं, हम भी प्रकृति के साथ फ्री। जी। तो जब ये बैठते हैं तो दिक्कत तो होती है और बहुत सारे उपाय लोग जैसे बताते हैं कि आप तेल लगा लें और मच्छर भगाने के लिए बहुत सारी जो अगरबत्तियां हैं वो हम जला सकते हैं, लेकिन उनसे श्वास लेने में बहुत तकलीफ होती है और तुरंत खांसी आने लगती है। कुछ का तो गला इतना संवेदनशील होता है कि तुरंत खांसी आने लगती है। तो कुछ लेकिन प्राकृतिक चीजें भी हैं जिनके हम प्रयोग से इनसे बच सकते हैं, है ना। हाँ, कुछ इस तरीके के पौधे होते हैं जिन्हें हम अगर अपने आंगन में लगा लें या अपने बरामदे में लगा लें तो उससे मक्खी और मच्छर जिनकी बात हो रही थी, जिन महानुभावों की उनसे हम बच सकते हैं जी। तो इसमें एक तो तुलसी का पौधा है जो कि सबके घरों में रहता है, बिल्कुल रहता है। और अगर नहीं है तो लगा लें, क्योंकि बहुत सारे पौधों में हम बार बार कहते हैं कि 2-4 पौधे जो हैं हमें उन्हें घर में लगाना ही चाहिए। और शुद्धता के साथ साथ उनकी जो खुशबू भी आ ही जाती है, बहुत भीनी भीनी आती है। पता चल जाता है कि यहाँ पर तुलसी का पौधा है, तो वहीं मच्छर के लिए भी बहुत उपयोगी है जी। उसी तरह से पुदीने का पौधा भी हम लगा लेते हैं छोटा छोटा, तो इससे भी एक विशेष तरह की गंध निकलती है जो मच्छरों को पसंद नहीं होती। पसंद नहीं यानी मुझे पसंद है। हाँ, तो यानी हम लोग कभी मच्छर वाली श्रेणी में नहीं है बिल्कुल नहीं है। और पुदीने की जो खुशबू होती है वो वाकई बहुत अच्छी होती है। हम खाने की चीजों में इस्तेमाल करते हैं, शरबत में डालते हैं, चाय में भी कुछ लोग 2-4 पत्ती डाल लेते हैं और बड़ी अच्छी खुशबू आती है और बड़ी आसानी से वो फैल भी जाता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको पुदीने को लगाने के लिए बहुत ज्यादा आपको उनकी परवाह नहीं करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा देखभाल नहीं चाहिए, बहुत नाजुक पौधा नहीं है।
है ना। और लगाने के लिए तो बहुत आसान है। जब पुदीना कभी आपके घर में आए तो उसमें आप देखें कि 2-4 डंडी पुदीने की पत्ती निकालने के बाद भी जो बचती है उनको आप लगा दीजिए। उसमें जिसमें भी जड़ होगी वो अपने आप पकड़ लेगी और अपने आप उसमें पत्तियां निकलने लगेंगी। इस तरह से गेंदे का पौधा भी ऐसा माना जाता है कि जी उसकी खुशबू से मच्छर और मक्खियां बिल्कुल भाग जाती हैं। उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी खुशबू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है मच्छर और मक्खी को जी। तो भाई गेंदे का पौधा भी ऐसा ही है जो कि जिसको कह सकते हैं कि बड़ी आसानी से लगता है और उसको भी बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है आमतौर पे, जैसे कि मोगरे या गुलाब और इन सबको होती है। तो गेंदे के पौधे को बहुत ज्यादा नहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ ये सीजनल है, किस खास मौसम में ही ये लगता है। तो चलिए ठीक है। लेकिन तुलसी का पौधा जो है जो वाकई नाजुक होता है उसकी हमें देखभाल करनी होती है, लेकिन जो उसके फायदे हैं उसको देखते हुए हमें जरूर लगाना चाहिए। और लेमन ग्रास भी हम लगा सकते हैं। मतलब भीनी भीनी जो खुशबू है वो मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये भी तो महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी उपाय हैं, जैसे कि मक्खी अगर आपके घर में दिन के समय बहुत ज्यादा आ गई है और खासतौर से जब आम खाओ तो उससे पता लगता है कि उनको भी बहुत ज्यादा पसंद है आम। बस यही चीज कॉमन है हमारे और उनके में, और वो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, कितना भी आप जाली का दरवाजा बंद कर लें चाहे कुछ कर लें। तो ऐसे में एक काम कर सकते हैं कि किसी एक कटोरी में गुड़ आप रख दीजिए, तो सारी जो मक्खियां हैं उस गुड़ के पास चली जाएंगी, तो आपको तंग नहीं करेंगी। तो ये तो हो गया आपने खुद के बचने का भी उपाय। हाँ, और मक्खियों के लिए भी खाना हो गया। तो आप वो खाइए, गुड़ खाइए, हमें आम खाने दीजिए। तो भाई हमें आम खाने दीजिए, आप गुड़ खाइए। ये वाला समझौता बहुत अच्छा है। लेमन ग्रास की बात हुई नेहा, तो एक बात और है कि नेहा, लेमन ग्रास को पीस कर जब उसका पानी निकाल लें तो अपने घर में इधर उधर आप स्प्रे भी कर सकते हैं कमरे में, और बड़ी रिफ्रेशिंग सी खुशबू आती है। जैसे रूम फ्रेशनर जो हम प्राकृतिक रूप वाला नहीं, कृत्रिम जो लगाते हैं, उससे बेहतर है कि हम इन सारी चीजों का प्रयोग करें। और उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि ऐसा अपने आप ही मन खुश हो जाता है हमारा। उसको जैसे कि आपके कोई मेहमान आने वाले हैं तो कमरे में स्प्रे कर लें, अपने पावदान जैसे जो दरवाजे पर रखते हैं उस पर छिड़क दें उसको, तो एक तरह से कमरे में पूरा माहौल बदल जाता है। और जैसे एसेंशियल ऑयल भी जैसे हम डालते हैं ना, अभी लैंप बहुत तरीके के आ गए हैं, तो उनमें भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो बेहतर है कि हम प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ें और एक गाने से भी जुड़ जाएं। लेकिन हाँ, बता दें सखियों को कि आज हम ब्रेड बनाने की विधि बताएंगे, वहीं सैंडविच बनाने की विधि बताएंगे, और इसके साथ ही हम किशोरावस्था में किस तरह से बच्चे व्यसनग्रस्त हो जाते हैं इसके बारे में डॉक्टर शीतल भी हमें बताएंगी। लेकिन अभी हम लोग पहले गाना सुनाएंगे जी। पवन की चाल चुरा के, आज पवन की चाल चुरा के, मैं बदरा के पंख लगा के, जी करता है उड़ उड़ जाऊं, जी करता है उड़ उड़ जाऊं, नील गगन को छू के आऊं। आज पवन की चाल चुरा के, मैं बदरा के पंख लगा के।
और रेणु जी, आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। जी हाँ, और इसीलिए इन सब चीज़ों को मतलब हम लोग जो बराबर कहते रहते हैं कि ये दिन इसलिए मनाते हैं और इसलिए याद आते हैं कि इन सब चीज़ों पर हम ध्यान दें और बल्कि इसका निषेध करें, है ना? क्योंकि ये नशा तो किसी भी रूप में हो, किसी भी चीज का हो, यानी किसी चीज की अति होना, ये भी नशे के रूप में होता है। तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इन सारी चीजों पर तो बिल्कुल ध्यान रखना भी जरूरी है। कौन इस ओर बढ़ रहा है उसकी ओर भी जरूरी है ध्यान रखना। हाँ। और साथ ही किशोरावस्था में जब बच्चे होते हैं तो वो किस तरह से बहकावे में आकर इन सारी चीजों की ओर बढ़ जाते हैं। नाजुक दौर है ये, तो इस बारे में विस्तार से हमें डॉक्टर शीतल बताएंगी, है ना? जी दोस्तों, हमारे साथ हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर शीतल बिडकर, जो साइकोलॉजिस्ट और एडिक्शन थेरेपिस्ट हैं, और मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। डॉक्टर शीतल बिडकर, हम आपका स्वागत कर रहे हैं विविध भारती परिवार की ओर से। जी धन्यवाद। डॉक्टर शीतल, हमें बताइए कि धूम्रपान हर तरह से हानिकारक होता है, तो सिगरेट का धुआं किस तरह से नुकसान पहुंचाता है फेफड़े को या श्वसन तंत्रिका को? जी, तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि टोबैको एडिक्शन के बारे में बात करते हैं तो दो बड़े एलिमेंट है। एक जिसे आप कह रहे हो कि धूम्रपान करते हैं, और दूसरा जो है जो चुइंग मेथड है। तो दोनों ही मेथड में जब टोबैको अंदर जा रहा है तो आपको वो कई तरीके के नुकसान करता है। अब शारीरिक नुकसानों के बारे में तो हम सभी को पता है कि कैंसर होता है, लंग्स में इंफेक्शन होता है, सांस लेने की बीमारियां बहुत जल्दी हो सकती है। बट साथ ही साथ हमें ये समझना चाहिए कि जब सिगरेट उठाते हैं तो बस निकोटीन हमारे अंदर नहीं डाल रहा है, वो लगभग 7,500 और केमिकल्स के साथ तैयार होता है। और वो सारे ही केमिकल्स इवन ब्रेन की फंक्शनैलिटी को कम करने के लिए भी जरूरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे शरीर का तो नुकसान हो ही रहा है, बट कई बार ये दिखाई देता है कि टोबैको के साथ साथ इवन कुछ मानसिक बीमारियां भी अंदर आने का चांस होता है। जैसे एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, राइट, और कुछ कंप्लेंट्स जिसको हम सोमैटिक कंप्लेंट्स कहते हैं, उनका भी इनसे कई बार ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। जी, तो तंबाकू या खैनी खाने वालों को सांस संबंधी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जी, टोबैको जो चू करके खाते हैं ना, जी हाँ। अब खाने की अगर आप मेथड देखते हो तो आपको कौन कौन से अर्गन्स को क्या क्या धोखा हो सकता है इसकी समझ आ सकती है। जैसे खैनी, सुपारी, ये सब मिला के ये सब बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली आपके दांत, आपके गालों के अंदर की त्वचा, आपके गम्स, इनमें इन्फेक्शन के चांसेस तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। इसके साथ साथ जिसे हम अन्न नलिका कहते हैं, उसकी भी बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मतलब हर तरह से ये हानिकारक है, और इन बीमारियों से बचना है तो इस तरह के नशे के शिकार ना हो। और अमूमन ये मानसिकता है लोगों की, ये धारणा है कि सिगरेट या तंबाकू से तनाव दूर हो जाता है। तो ये किस तरह की मानसिक अवस्था है, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली ये मिथ है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, ये एक झूठी समझ है हमारी कि किसी ही तरीके का नशा किसी किसी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। जी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रियाज करना या कुछ नया क्रिएटिव लिखना या कुछ फिजिकल चीजें करना। बट लंबे समय तक जब कोई भी इंसान इस तरीके की नशा करता है तो जैसे हमने कहा कि शरीर को तो नुकसान हो ही रहा है ना, ये जो नुकसान हो रहा है वो आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ भी होता है। तो धीरे धीरे आप समझ पाएंगे कि नशा करने वाले लोग नशे के बारे में ज्यादा सोचते हैं देन द नॉर्मल टास्क और ओरिजिनल टास्क। तो वो प्री ऑक्यूपेशन हो जाता है, तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन खराब होता है, किसी चीज में मन नहीं लगता है। जिन चीजों को आप पहले से एंजॉय करते आए हो जी, उन चीजों में भी आपका मन नहीं लगता है। और धीरे धीरे जब मानो हमने स्मोकिंग एडिक्शन ही ले लिया, तो आप आईसाइट से लेके टीबी तक हर चीजें धीरे धीरे आप प्रोन हो जाते हो उसे होने में।
जी। तो जब शरीर आपकी नशा से रिलेटेड चीजों में झूंझ जाएगा तो डेफिनेटली आपके परफॉर्मेंस पे भी इसका असर होने वाला है। जी जी। तो टोबैको ना ही आपको शारीरिक रूप से खराब करता है, बट वो आपके काम में भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। मैं आगे जाकर यही कहूंगी कि आपकी आपकी नशा, भले वो टोबैको की हो या किसी और चीज की भी, तो वो धीरे धीरे इवन आपके आपके स्नेह संबंध जो होते हैं, आपके रिलेटिव्स जो होते हैं, इमीडिएट फैमिली जो होती है, वहां पे भी एक तनाव तैयार कर देती है। जी, तो ये एक तरह की मुश्किल है और ये करना हमेशा हानिकारक होता है। कोई भी नशा हानिकारक ही होता है। आजकल बहुत कम उम्र की लड़कियां धूम्रपान करती हैं और इस तरह के नशे के शिकार हैं। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और किस तरह से बचा जा सकता है? ओके, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले ऐसा देखा जाता था कि एक उम्र के बाद, जैसे कॉलेज में आने के बाद, लड़के और लड़कियां इन तरीके की चीजों को अट्रैक्शन की तरह लेती थी और करते थे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार नशा करने का जो एज है, जब 15 साल पहले मैंने प्रैक्टिस की तब क्लिनिक में आने वाले लोग मुझे बताते थे कि उन्होंने पहली बार नशा किया है जो 18 साल में किया है, 19 साल में किया है। आज ऐसी अवस्था है कि ऑन एन एवरेज 12 से 15 के बीच में बच्चे कुछ न कुछ ट्राई कर लेते हैं। सिगरेट हो, टोबैको हो, अल्कोहल हो, बियर हो, ऐसी कोई चीज उनके हाथ में आ जाती है। और नया ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा हुक्का की तरफ झुकने वाला भी दिखता है। अब पहली बात तो ये है कि हम अपने घरों में ऐसा महसूस करते हैं कि हम अगर बात करेंगे तो लगता है कि हम इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। अगर बेटर इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंच जाती है तो बेटर डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। तो हमें पहले से ही नशीली पदार्थों का सेवन करने से क्या खराबी हो सकती है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। इस डिस्कशन को हमें ओपनली करना चाहिए। अब बच्चे क्यों करते हैं? 2 बड़े रीजंस हैं। एक, किसी ग्रुप में मैं हिस्सा बन पाऊं और उस ग्रुप के सदस्य वो कर रहे हैं तो फिर मैं उनके साथ करता हूँ तो मुझे कूल लगता है। जी, तो दोस्ती निभाने में। दूसरी चीज है कि बहुत सारी क्यूरियोसिटी है उसके बारे में, और वो कहाँ से आती है? जो हम समाज में देख रहे हैं उसके आजू बाजू फिल्म में जो ग्लोरिफिकेशन होता है, ग्लैमराइजेशन होता है, उसके कारण वो बढ़ती है। तो इन सब चीजों से जब इंफॉर्मेशन बहुत कम उम्र में बच्चों तक पहुंच रही है तो एक्सपेरिमेंट करने की उम्र भी धीरे धीरे कम। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और अब हमें बताइए कि जो कम उम्र की लड़कियां सिगरेट पीती हैं या तंबाकू खाती हैं, खैनी खाती हैं, तो इनके शरीर पर किस तरह से दुष्प्रभाव पड़ता है? सिर्फ लड़कियों की या लड़कों की बात नहीं है, बट टोबैको अगर लंबे समय तक कोई भी लेता है, मेल या फीमेल, तो उनकी अगली पीढ़ी तैयार करने की क्षमता है, उसके ऊपर डेफिनेटली असर होता है। जी। अब लड़कियों के बारे में हमें और ज्यादा क्यों चिंताजनक होना है? बिकॉज बढ़ती हुई उम्र में जब इस तरीके की स्मोकिंग हो जाती है तब डायबिटीज जैसी बीमारी हो या सीओपीडी जैसी बीमारी हो, जिसको हम श्वसन की एक बीमारी कहते हैं, या फिर हार्ट रिलेटेड बीमारी हो, स्ट्रोक रिलेटेड बीमारी हो, आई साइट की बीमारी हो, ये सारी धीरे धीरे दबे पैर आपसे आना शुरू कर देती है। अब चिंताजनक बात यह है कि जब टोबैको यूज होने लगता है लंबे समय तक, वो कई बार आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी वो कम करा देता है या वीक करा देता है। तो जब ऐसा होता है तब बहुत सारी बीमारियां आसानी से आप पे अटैक कर सकती है ना? और आपने कई बार सुना होगा कि जो लंबे समय तक स्मोक करते हैं या कुछ महीनों से भी स्मोकिंग कर रहे हैं, ये और एक मिथ है सिगरेट के आजू बाजू की, कि जब मैं सिगरेट लेने लगता हूँ तब मेरा वजन मेंटेन होता है। आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होता। कि हंगर में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कमी आई है और शायद उसके लिए वो वजन कम हो रहा है, बट वो हेल्दी नहीं है। तो अगर स्मोकिंग को अगर इस आप नोशन से ले रहे हो ना कि ये मुझे वजन मेंटेन रखने में मदद करेगा
ये मुझे और किसी चीज में मदद करेगा, तो ऐसा नहीं है। वो आपकी बॉडी को अंदर से डेफिनेटली नुकसान करा रहा है। डॉक्टर शीतल, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो धूम्रपान है, तंबाकू खाना है या सिगरेट है, इन सब का पाचन पर और भूख पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? क्या भूख मरती है इस नशे से? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। भूख बढ़ती तो डेफिनेटली नहीं है, बट जितना भी आप खा रहे हो इसके पाचन में वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तैयार करता है, जिसको हम हार्ट बर्न कहते हैं ना, मतलब एक जो खट्टी डकारे आना, जलन महसूस होना, वो शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ अल्सर तैयार होने लगते हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है टोबैको रिलेटेड वाला। कुछ लीवर डिसीजेस ऐसे हैं जो इन लोगों में जो निकोटीन का सेवन करते हैं उनमें हमेशा से बढ़े हुए नजर आते हैं। दूसरा, हमने देखा है हमेशा कि जो लोग लंबे समय तक तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं उनमें पित्ताशय में स्टोन होने की भी बीमारी हो जाती है। और एक होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्स डिसीज, तो वो आपके अंदर के आंतड़ों में एक सूजन सी तैयार करती है। तो कई बार ये इतना सीवियर होता है कि शायद मेडिसिन के बाद आपको सर्जरी भी करवानी पड़े, है ना। तो मतलब हर तरह से नुकसानदेह है। अब हमें आखिर में बताइए कि माता पिता अपने बच्चों को धूम्रपान से कैसे बचाएं और उनकी क्या भूमिका होती है धूम्रपान से बचाने के लिए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। जी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो इस पूरे आज जग भर में एंटी ड्रग डे जो सेलिब्रेट हो रहा है, तो एक थीम ली जाती है हर साल। तो इस साल की थीम क्या है, जो पेरेंट्स के लिए काफी जरूरी है? जी। बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। अगर आप सही जानकारी बच्चों तक पहुंचाते हैं तो शायद वो सही डिसीजन ले पाए। जी। तो ये कभी मत समझिए कि ये ऐसा विषय है जिसके बारे में मुझे अपने बच्चे से बात नहीं करनी है। बिल्कुल, यू हैव टू डू दैट सर्टेन टाइम्स वेल बिफोर टीनेजर, दैट इज अ प्री टीनेज एज। अगर हम उनको आश्वस्त करते हैं कि तुम्हें कभी किसी चीज की टेंशन हो या तुम्हें ग्रुप में कहीं पे कोई ऐसा कन्विंसिंग मोड आए जहाँ पे आपको लगता है कि दोस्तों को प्लीज करने के लिए मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए या नहीं, जी। तो वो कम्युनिकेशन हमारे बच्चों के साथ रखना वो डिसीजन प्रोसेस में डेफिनेटली काम आएगा। और क्या काम आ सकता है, जब हम बच्चों में हम उनके भविष्य का सेंस जागरूक करते हैं। जैसे मानो टीनेजर बच्चे हमेशा अपने आजू बाजू का ही समय देख पाते हैं, बहुत तो ज्यादा 1-1.5 साल तक का उनके नॉर्मल टॉकिंग में रेफरल हो जाएगा, बट वो पूरा आगे का भविष्य नहीं देख पाते या फिर उनकी सोच विचार वहां तक पहुंच नहीं पाती। जी। तो एज अ पेरेंट्स अगर हम उनको उनके भविष्य से जुड़ी हुई सेंस ले आए कि आप आगे चल के जो भी वर्ल्ड में प्रॉब्लम देख रहे हैं उसमें से कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप कंट्रीब्यूशन देना चाहोगे, व्हाट काइंड ऑफ एडल्ट यू वांट टू बी। तो जब वो प्रॉब्लम की तरीके से इन चीजों को देखने लगेगा तो वो डेफिनेटली अडॉप्ट नहीं करेगा, राइट। जी। कई बार ये बहुत जरूरी है कि एट अ सेंसिटिव एज आप उनको ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में लेके जाए जहाँ पे वो ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को देखे एज अ वॉलेंटियर, और में भी जो छोटी मोटी अवेयरनेस ये ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं उनके साथ उनको जुड़ाए। जी। तो उस प्रॉब्लम की गहराई की और गंभीरता की एक सेंस इन लोगों में आ जाती है। तो ना कि सिर्फ ग्लैमराइजेशन और ना कि सिर्फ पार्टी एंड अ कूल एलिमेंट, अगर उनको ग्राउंड रियलिटीज भी पता चलती है तो डिसीजन मेकिंग उनके लिए आसान हो जाता है। जी। तो एज अ पेरेंट हमें क्या करना है, डेफिनेटली वेल बिफोर दे ट्राई उनको इन सब चीजों का अच्छा और बुरा दोनों चीजें हमको उनके सामने रखनी है। दूसरी चीज, हमारे बच्चों के साथ दिन भर में एक छोटा सा हिस्सा ऐसा हो जो सिर्फ उनके लिए अलॉटेड हो। दिन भर में क्या किया है, कौन से फ्रेंड्स पे जाते हैं, कितना समय कहाँ पे गवाते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। अब ये कनेक्शन जो है ना वो आपको कई तरीके के करेक्शन करने में मदद आएगा, ना कि सिर्फ एडिक्शन
बट जो भी कोई करेक्शन आपके बच्चों में आपको लाना है, उस करेक्शन से पहले हमें कनेक्शन करना चाहिए। और ये कनेक्शन रहते हुए शायद आपके बच्चे ऐसे मोड़ पे अगर खड़े भी होंगे जहाँ पे उनके मन में ये दुविधा चल रही है कि मैं करूं या मैं ना करूं, मुझे करना चाहिए, मुझे ना करना चाहिए, तो शायद आप उस डिस्कशन का हिस्सा हो सकते हो। और ऐसा कनेक्शन टाइम देने से बच्चों में प्राइमरी छोटे छोटे जो बदलाव होते हैं वो हम जल्दी से पकड़ लेते हैं। जैसे मानो किसी दिन आंखें रेड दिख रही है, किसी दिन बच्चा आपके पास आके बात नहीं कर रहा है, ताकि सब में भी अगर एक्सपेरिमेंट उसने कर ही लिया है तो कहीं ना कहीं पे उनको लगता है कि पता नहीं अगर मेरे मुंह से स्मेल आया होगा टोबैको का या फिर स्मोकिंग का तो समझ आएगी मेरे पेरेंट्स, तो वो आपसे दूर रहते। तो ये अर्ली इंडिकेशंस है जो आपको प्रॉब्लम बढ़ने से कई पहले ही करेक्शन का मौका देते हैं। बड़ी ही पते की बात आपने कही है और बहुत ज़रूरी है बच्चों के मन को टटोलना और बच्चों के मन का विज्ञान समझना। डॉक्टर शीतल, बड़ी अच्छी बातचीत आपने की, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार। तो रेणु जी, जिस तरह से शीतल जी ने बड़ी अच्छी बातें कही और बताया हमें कि किस तरह से किशोरावस्था में हम ख्याल रख सकते हैं कि इस तरह की बुरी लत बच्चों को ना लगे और खासतौर से जो बात है कि हम उन्हें अच्छा बुरा बता दें तो जाहिर है कि बच्चे सही निर्णय लेंगे। और आप लेकिन इसके साथ साथ एक बात बहुत ज़रूरी ये भी है नेहा कि कभी कभी बच्चों को पता होता है ये गलत है, लेकिन कभी कभी संगत की वजह से उन्हें करना पड़ता है। तो ऐसे में हमें भी निगाह रखनी होगी। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ बच्चे को इस काबिल बना दिया कि वो सही निर्णय ही लेगा, इसके साथ साथ हमें बराबर निगाह रखनी होगी कि बच्चा किसके साथ उठ रहा है। जो बार बार उन्होंने कहा कि कनेक्शन रखें ताकि करेक्शन हो सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो कनेक्शन तो बहुत ज़रूरी है और खासतौर से किशोरावस्था में जब बच्चे भागने लगते हैं घर से, उस समय उन्हें बड़े प्यार से पकड़ना पड़ता है ना। और ये खूबी तो मम्मियों को बहुत अच्छी तरह से आता है। मम्मियों को बड़ी अच्छे से आती है क्योंकि मम्मियों से फिर वो जल्दी खुल भी जाते हैं। कुछ उनके मन में हो, कोई चीज परेशान कर रही हो, बाहर कोई ऐसी बात हो या किसी का व्यवहार हो, तो वो अपने शरीर में हो रहे बदलाव के बारे में भी माँ से बड़ी आसानी से बातें हो जाती हैं। बिल्कुल। और इस तरीके की बातों के बारे में बताते भी रहें और अप्रत्यक्ष रूप से आप कोशिश भी कर सकती हैं कि किसी और का बहाना लेकर या किसी और के माध्यम से भी आप कोशिश करके बच्चों को अगर बच्चे आपसे नहीं खुल रहे हैं बातचीत में तो वो भी आप अपना सकती हैं। तरीके बहुत सारे हैं और ये निर्भर करता है कि आपका बच्चा कैसा है और आपके घर का वातावरण कैसा है, ये आपको देखना है। फिलहाल वातावरण अच्छा ज़रूर होना चाहिए और गीत संगीत के साथ साथ मनोरंजन होना चाहिए और घर में एक हल्का माहौल होना चाहिए। और आज हम एक बात और है ना कि बताएंगे कि ब्रेड कैसे बनाते हैं। जी, साथ में और एक आध व्यंजन भी बता देंगे, केवल ब्रेड से तो काम नहीं चलेगा। और फिलहाल गीत। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। हमारी जान जाती है अदा कहते हो तुम इसको, हमारी जान जाती है अदा कहते हो तुम इसको। बड़े मासूम कातिल हो, सजा देते हो तुम मुझको, बड़े मासूम कातिल हो, सजा देते हो तुम मुझको। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम
भी जाओ। मेरे दिल में चले आओ कि ये घर भी तुम्हारा है। मेरे दिल में चले आओ कि ये घर भी तुम्हारा है। तुम्हारा प्यार ही अब मेरे जीने का सहारा है। तुम्हारा प्यार ही अब मेरे जीने का सहारा है। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ। भोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ। भोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। कहाँ चल दिए। ये तो चलती जा रही है नेहा, चलती जा रही है। हम कब से ये लेके बैठे हुए हैं, ये पेन और पेंसिल। हाँ तो और मतलब कागज। क्या है कागज और पेन लेकर बैठे हैं, और भाई बहुत सारी सखियां भी लेकर बैठी होंगी, लेकिन ये नेहा जो है आगे चलती जा रही है। क्या बात है भाई, कुछ कब कुछ बताएंगी? बातें नहीं करेंगे और कोई बात नहीं करना है, ब्रेड बनाना है सीधा। सीधा तो ठीक है भाई, बहुत सारी सखियां भी लेकर बैठी होंगी कागज और कलम। भाई नेहा ब्रेड बताएंगी तभी तो उसके बाद सैंडविच बन पाएगी, तो पहले ब्रेड जरूरी है, इसलिए ब्रेड बना बहुत लेते हैं। बेताब है कि कब बताएंगी जी। तो अब रेसिपी बता देते हैं। होममेड ब्राउन ब्रेड, ये बिना ईस्ट के बनने वाला है और बिना ओवन के बनने वाला है, तो क्या सारी बात है। सखियां बना लेंगी। जरूर। इसकी सामग्री है 1 कप आटा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 कप छाछ, 2 छोटे चम्मच नींबू का रस, नमक 1 चुटकी, 1 छोटा चम्मच शक्कर पिसी हुई, जी 2 बड़े चम्मच दही, 2 चम्मच तेल, और सजाने के लिए चाहिए हमें सफ़ेद तिल और ओट्स अगर हमारे पास हो तो है वो। तो, और जी। मतलब तिल और मन है तो ठीक है, नहीं तो इसके बिना भी काम चल हाँ। जाएगा। बेसिक चीज जो है, मूल रूप जो है जो उसका ये कि हमें आटा लेना है 1 कप, उसमें हमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर है हमारा 1 छोटा चम्मच, और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा उसके बेकिंग साथ सोडा रहेगा। और बेकिंग पाउडर में अंतर है, ये हमारी सखियां जानती हैं, तो इन दोनों का प्रयोग इसमें करना है, इस बात का ख्याल रखेंगे। जी। बेकिंग सोडा थोड़ा तेज होता है इसलिए आधा चम्मच है, और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच इसमें डालना है। जी। इसके साथ साथ हमें और क्या क्या डालना है? छाछ आपने 1 बताया, कप हमें छाछ डालनी है, 2 छोटे चम्मच नींबू का रस 2 लगेगा, छोटे चम्मच नींबू का रस, नमक लगेगा 1 चुटकी, और 1 छोटा चम्मच शक्कर पीसी हुई चाहिए हमें। हाँ, इससे भी खमीर अच्छी होती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें जो कृत्रिम यीस्ट यानी खमीर मिलती है उसका प्रयोग नहीं करना है। ये सारी चीजें बहुत आसानी से हमारे घर में उपलब्ध जी। है, और इनका उपयोग उसके साथ साथ घी भी बताया। इसके साथ साथ हमें इसमें तेल चाहिए, 2 चम्मच जी। तेल और 2 बड़े चम्मच दही हमें चाहिए। फिर तो आप बता देते हैं विधि। जी हाँ, इसके बाद क्या करना है? तो सबसे पहले तो छाछ यानी कि वो दही को हम भिगो के छाछ बनाते हैं, छाछ में नींबू का रस मिलाकर उसको एक साइड में रख दीजिए। एक और आप गैस में कढ़ाई या कुकर को गर्म करने के लिए चढ़ा सकते हैं कम आंच में, ताकि वो हल्का हल्का गर्म हो जाए। तो ये कढ़ाई में हम कुछ चीज डाल देंगे नीचे, कुछ स्टैंड जैसा, जिसके ऊपर रखकर इसे हम बेक करेंगे। अच्छा। या कुकर भी अगर हम रख रहे हैं तो कुकर में भी एक छोटा सा स्टैंड जैसा हाँ, हम पहले नीचे डाल वैसे भी सकते आता हैं। था, जब जिस सेपरेटर के संग हम दाल चावल बनाते थे एक साथ दाल भात, उसमें जी। नीचे छोटी सी जाली आती थी, या एक जो रिंग जैसी होती है वो भी जी। हम रख सकते हैं, थोड़ी मोटी रिंग जो आती है, जी। ताकि पानी जो नीचे रखा हो उससे वो ऊपर रहे बर्तन। जी, और वो सीधा जल ना जाए हमारा ये। इसके बाद हमें कम आंच में हमने उसे चढ़ा दिया है। अब एक आटा छानने की जो चलन एक मिनट नेहा, जो बताया तुमने कि हमने गैस पर कुकर या कढ़ाई चढ़ाई जी, और उसमें वो नीचे रिंग या कोई ऐसा चीज रख दिया जिससे कि जो उस पर हम बर्तन रखेंगे वो ऊंचा ठीक रहेगा। तो उसके नीचे पानी डालना है? जी नहीं, ये बिना पानी का हम बना रहे हैं। पानी के डालना है, सिर्फ और सिर्फ वो रिंग डालनी है, रखनी है, या कोई भी ऐसा स्टैंड रखना है जो हमारे जो दूसरे बर्तन में जिसमें हम ब्रेड की सामग्री डालेंगे या पेस्ट डालेंगे या आटा डालेंगे, वो जले नहीं, तो वो उससे दूरी रहे उसकी तली। फिर अब एक आटा छानने की जो चलनी होती है, इसमें आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और पीसी शक्कर लेकर के उसको हिलाते हुए हम छान लेंगे। उसके बाद इसे एक बाउल में ले लेंगे, एक बर्तन में लेकर उसमें तेल और दही डाल के हम अच्छी तरह से मिला लेंगे,
और ये जब अच्छी तरह से थोड़ा मिल जाए तो इसमें नींबू वाली जो छाछ है, हमने जो छाछ में नींबू मिला के रखा है, उसको डाल के गूंथ लेंगे। तो ये जो आटे वाली जो रोटी का जो आटा हम बनाते हैं उससे ज़रा मुलायम रहेगा ये अच्छा, आटा। उससे और ढीला रहेगा मतलब? हाँ, उससे थोड़ा सा हल्का सा गीला रहेगा। अब जिस बर्तन या सांचे में हमें ब्रेड बनाना है, उसमें हम तेल से उसको सब तरफ तेल लगा देंगे, तेल लगा देंगे ताकि उसमें वो चिपके नहीं। जैसे कि आमतौर पे हम ढोकला, इडली ये सब बनाने के लिए तेल लगाते हैं, वैसे उसको तेल लगा लेना है बर्तन में। और आटे को हम मनचाहा आकार दे सकते हैं। जैसे अगर हम लंबा सा एक ब्रेड बनता है वैसा बना सकते बनता है ब्रेड का जो आकृति होती है, वैसे अगर आपको रखना है तो वैसा कर लें, और नहीं तो आपका जो बर्तन गोल आपने रखा है उसमें वैसे ही डाल लें। जी। तो ये दरअसल ये जो केक का जैसे बैटर होता है ना पतला सा, तो वो जो बर्तन होता है उसका आकार ले लेता है। यहाँ ये जो आटा है ये आटे का अपना आकार रहेगा, तो हमें जिस तरह से ब्रेड बनाना है हम उस आकार में रख सकते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो बिल्कुल भूल ही गए थे कि ये थोड़ा सा उससे कड़ा है, यानी कि इसको हम जो आकार देना चाहेंगे वो हम दे सकते हैं। और चाहे तो इसके साथ में एक आध सपोर्ट भी लगा सकते हैं, अगर चाहते हैं कि इसको लंबा वैसे रखना है। वैसे तो वैसा ही रहेगा, लंबा वैसा का वैसा रह जाएगा। और अगर आप चाहती हैं तो सखियां, इसका एक ब्रेड का एक मोल्ड भी आता है, यानी कि एक बर्तन भी आता है, इसमें ढक्कन भी होता है, तो उसी शेप और उसी आकार की, उसी नाप की भी ब्रेड बनती है। जी। और इसके बाद हम इसको उस मनचाहा आकार देके ऊपर से थोड़ा समतल कर लेंगे और उसे बर्तन या सांचे जिसमें हमें उसे बनाना है उसमें रख देंगे। और उसके ऊपर से अगर चाहें तो तिल सजा सकते हैं, ओट्स सजा सकते हैं। ऊपर लगा के बस हल्का सा दबा दीजिए तो वो बाद में बड़ा सुंदर लगता है। ज्यादा और कुछ ना सजाएं, मंगरेल भी डाल सकते हैं बस ना। जी ठीक है, चलिए सजाने की चीज जो है वो आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन हाँ तिल अच्छी लगती है। और इसके साथ फिर क्या करेंगे? आप गरम कढ़ाई में एक जाली या स्टैंड में डालकर ढकना है ना। अच्छा, केक वाले डिश बाद में रख के हम ढक देंगे। हाँ बिल्कुल, हम एकदम ऐसे उसमें चल रहे हैं ना, क्रम में चल रहे हैं। ठीक है, पहले ढक दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। जी भाई, अभी मत ढकिए, रुक जाइए। पहले कढ़ाई में रखेंगे जी। तो उसके बाद केक वाले उसमें जाली या स्टैंड जो रखा है उसके ऊपर हम ये बर्तन रख देंगे और उसके बाद उसको ढक देंगे। अगर कुकर में बना रहे हैं तो सीटी नहीं रहेगी उसमें। और उसके बाद आंच को हम मीडियम कर देंगे और 15 से 20 मिनट तक इसको पकने दीजिए। बीच बीच में खोलना नहीं है, नहीं तो वो उसका आकार खराब हो जाता है। और जब उसमें जब इस तरह से हवा जाती है तो गर्म ठंडा जब होता है तो उसके जो फूलने की प्रक्रिया है वो रुक जाती है। और जैसा हमें उसका जो कहते हैं ना कि जो स्पॉन्जी जैसा आता है, जो मुलायमियत होती है, जो उसमें बीच में जालियां बनती हैं, वो नहीं बन पाती। तो ये बहुत अच्छा है कि इसको गूंथने के लिए भी बहुत प्रयास आपको नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है। आपने किया और तुरंत रख लिया, नहीं तो एक आध घंटे कुछ चीजों में रखना भी पड़ता है। जी, कुछ रखना पड़ता है, लेकिन इसमें इस तरह की चीज नहीं डल रही है तो इसलिए हमें जरूरत नहीं है। छाछ है, नींबू है, नमक है, शक्कर है, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा पाउडर, और इसके साथ साथ दही है। ये सारी चीजें अच्छी हैं सेहत के लिए, कोई भी इसमें खराबी नहीं है, तो बहुत आसानी से बन सकती है। और आटे की है चूंकि, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि मैदे की नहीं है। तो बन गई घर में ब्रेड, बस 15-20 मिनट में बन जाती है। और जैसा कि सब जानते हैं ढोकले को जैसे हम देखते हैं लकड़ी तीली डालकर या चाकू डालकर। हमने नहीं बनाया ढोकला, बताइए आप। सखियां बहुत आप ही हमें ऐसे मतलब नहीं ठीक है नहीं ऐसा नहीं है। तो देखो ऐसा है ना नेहा, बताना हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर कहेंगे कि क्यों ब्रेड बनाना नहीं आता है क्या हमको तो ब्रेड भी आता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई लकड़ी या कोई चाकू उसमें डालकर देख लें, जब उसमें अगर नहीं चिपक रहा है यानी कि ये ब्रेड आपकी पक चुकी है। ऐसे ही हम ढोकला या इडली भी देखते हैं और धीरे धीरे आप बनाने लगेंगे तो आपको उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। उसके रंग से, उसका जो गोल्डन रंग आएगा उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये अब तैयार है। तो उसको बाहर निकाल लीजिए और पीस काट लीजिए। अब सैंडविच बन जाएगा फिर हमारा। नहीं, अभी तो हम नहीं सैंडविच बनाएंगे। तो गाना सुनेंगे उसके बाद। अच्छा, एक चीज और कुछ बनाने वाली हो ना नेहा तुम आज? हाँ, मैं चटपटे चावल बनाने वाली हूँ आज। चटपटे चावल, लेकिन उसके पहले ऐसा करते हैं कि सैंडविच और चावल साथ में खाएंगे। उसके पहले गीत सुन लेते हैं, है ना? ठीक है। कैसे भीगी
चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। पड़ गई जनाब मैं तो आपके गले, अब तो निभाए बगैर न चले। पड़ गई जनाब मैं तो आपके गले, अब तो निभाए बगैर न चले। प्यार के सफर में होते ही रहेंगे झगड़े हजार सनम, प्यार के दीवाने चलते ही रहेंगे फिर भी मिला के कदम सजना। होते ही रहेंगे नीची नजर के मीठे मीठे इशारे। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। देख ली हुजूर मैंने आपकी वफा, बातों ही बातों में हो गए खफा। देख ली हुजूर मैंने आपकी वफा, बातों ही बातों में हो गए खफा। दिल को तो दिल पर ले ही चुके हो, दिल का करार न लो। मुझे मेरा प्यार दो, दुनिया सवार दो, जीने की बात करो सजना। तुम जो नहीं तो कैसे लगेगी जीवन नैया किनारे। अब आप हौले हौले तो नहीं, जल्दी जल्दी बता दीजिए रेसिपी सैंडविच की। नहीं नहीं, हम पीछे पीछे हैं तुम्हारे, नेहा बिल्कुल तैयार हैं। और जैसे अब देखिए ब्रेड बन गई। हाँ, हालांकि अभी तो बस 3-4 मिनट हुए, लेकिन हमारी ब्रेड बन गई है भाई। और क्योंकि हम सैंडविच बताने वाले हैं, सैंडविच के लिए आप सब जानते हैं अच्छी तरह से कि हम कई तरह से बनाती हैं आप सब। हमारी सखियां केवल कभी कोई आलू और प्याज की सब्जी लगा के जैसे सब्जी जैसा बना लेती हैं, या स्लाइस काट के भी बना लेते हैं। लेकिन जो हम बता रहे हैं वो ये कि छोटे छोटे प्याज को बहुत छोटा छोटा काट लें, और उतने ही बिल्कुल बारीक बारीक आप चाहें तो उसमें शिमला मिर्च भी डालें। और शिमला मिर्च के साथ साथ बहुत चौको चौको छोटा छोटा खीरा या ककड़ी, इसको काकड़ी बहुत जगह कहते हैं, या खीरा है, आजकल खीरा आ रहा है प्रचुर मात्रा में, तो उसको डाल लें। और उसके साथ साथ अगर मन हो तो गाजर डालें, नहीं तो नहीं डालें। गाजर डालें लेकिन बहुत कम डालें, क्योंकि बहुत मीठा हो जाता है इससे। तो गाजर हो गया, गाजर हो गई तो ऑप्शनल है जी। खीरा जरूरी है, और प्याज, और उसके साथ थोड़ा सा उबला हुआ आलू और शिमला मिर्च हरी वाली, वो हम मिला लें अच्छी तरीके से। और उसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल लें। और उसके साथ साथ नेहा खास बात यह है कि उसमें थोड़ी सी दही डाल लें। अच्छा। जैसे कि अगर समझ लो कि 3 वो बनाना है, 3 या 4 सैंडविच अगर बनानी है, तो आप 1 चम्मच, बड़ा चम्मच उसमें दही मिला लीजिए। और दही मिलाकर बस आधे घंटे से 20 मिनट से आधे घंटे तक में आप रख दें, 20-30 मिनट। तो उसमें थोड़ा सा सब जज्ब कर लेता है, सारी सब्जियों के अंदर दही और नमक वगैरह अच्छे से चला जाता है, तो वो एक अलग सा स्वाद आता है। उसमें आप अगर चाहें तो भुना जीरा पाउडर भी डाल लें थोड़ा सा, तो और स्वाद बढ़ जाएगा। अब कुछ आ रहा है। और इसके साथ साथ पुदीना या हरा धनिया भी बहुत बारीक बारीक काट के उसमें मिला लें। और उसके बाद सैंडविच बनाने के लिए अब हम तैयारी कर लेते हैं ब्रेड की। ब्रेड में एक तरफ अच्छे से जितना आप बटर लगाना चाहते हैं लगा लें, यानी मक्खन सफ़ेद वाला लगाएं या बाजार वाला, जो आपकी मर्जी, वो लगाकर और उसमें अच्छे से ये जो अभी हमने बैटर तैयार किया है, आलू, शिमला मिर्च, खीरे वाला और प्याज वाला, उसको आप उसमें फैला लें। जितनी मोटी आप लेयर चाहती हैं, लगभग 2 सूत बराबर या थोड़ा सा लगाकर दूसरा ब्रेड का स्लाइस उस पर रख के सैंडविच मेकर जो आता है उसमें, या जो गैस पर हम जो
फ्लेम पर रख के पकाते हैं वो उसमें रख लें या इसमें रखें, जो बिजली से चलता है उसमें आप टोस्टर में रख के बना सकती हैं और उसको रख लें, दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। तो इसमें ये जो दही मिलाते हैं तो इससे क्या होता है, जो सूखापन आता है सैंडविच खाने के समय वो नहीं लगता है, दही से थोड़ा सा उसमें रस सा आ जाता है और बहुत स्वाद आता है। बाकी आपको जो स्प्रेड वगैरह लगाने का मन है वो आप अपने मन से लगा सकती हैं। कभी कभी हरी चटनी अगर है आपके पास तो दूसरी स्लाइस पे आप हरी चटनी लगा दें और मुंह में पानी आने लगता है तो ऐसा ना करें और इसके साथ सैंडविच सेक के अच्छे से खा लें। और अगर कोई मेहमान आने वाला है तो इसमें आप खूब अच्छे से चीज़ भी डाल सकती हैं, लेकिन रोज़मर्रा में ये पौष्टिक रहता है और बहुत ज़्यादा इसमें जैसे, क्योंकि क्या होता है कि कितना भी बटर लगा लो वो मक्खन लगाने के बाद भी एक सूखापन रहता है, दही से ये सूखापन नहीं रहता है, अलग ढंग का स्वाद आता है। तो इसको ज़रूर कोशिश करिएगा, पहले ब्रेड बनाइएगा फिर उसके बाद सैंडविच भी बनाइएगा। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जब आपने कहा ना तो मुझे एक जीवन का सार मिल गया इसमें, जैसे बटर कितना भी लगाए, बटर और भी चीजों के लिए चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि दही मिला लो तो बेहतर है। उसमें भावनाएं नहीं आती, दही जो है वो भाव है। तो बटर लगाने के बावजूद सूखापन रूखापन रह जाता है कहीं ना कहीं। क्या बात है, फिसलती है चीजें पर रूखापन तो रह जाता है, पर जब दही आती है तो वो जोड़ती है रिश्तों को। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो मक्खन होता है वो बहुत दिनों तक नहीं चलता है, बहुत जल्दी एक रूखाहट मतलब रूखापन ले आता है रिश्तों में, जैसे कि खाते वक्त भी रूखापन आ जाता है। दही जो है वो वाकई एक मिठास भी लाती है और जो बंधन बांधती है रिश्तों का, संपर्कों का, परस्पर संबंधों का जो मिठास है वो दही से ही आता है। क्या बात है, बहुत। तो अब आप क्या कहती हैं कि गीत सुनाया जाए या चावल की रेसिपी बताई जाए? भाई ऐसा है कि अब तो नाश्ते वाली बात हो गई तो चलो दोपहर का खाना भी बता देते हैं कुछ। ठीक है, तो चटपटे चावल की रेसिपी हम बता रहे हैं। इसके लिए 2 कटोरी चावल पके हुए हमें चाहिए, 1 चम्मच चने की दाल और 1 चम्मच उड़द की दाल, दोनों को हमने भिगा दिया है। क्या चीज? 1 चम्मच चने की दाल और 1 चम्मच उड़द की दाल, दोनों को हमने भिगा दिया है, भिगो लिया पहले जी। और करी पत्ते हमें चाहिए 5 से 7, सूखी लाल मिर्च चाहिए 2, इमली हम भिगा कर रख सकते हैं पहले से, या इमली का पानी जो पल्प आता है बाजार में वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको तुरंत पहले से नहीं भिगा पाई है तो थोड़ा गर्म पानी में भिगो लेंगे तो भी इमली का आपको रस तैयार मिल जाएगा। तो ये हमें चाहिए, फूल जाता है। आधी छोटी कटोरी ही चाहिए हमें ये। हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, मूंगफली दाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें बड़ा पसंद है। अच्छा, नेहा को पसंद है तो भाई आपको भी खाना पड़ेगा। आप लोग भी खाइए। सरसों दाना चाहिए 1 चम्मच। सरसों दाना है क्योंकि ये थोड़ा सा दक्षिण भारतीय व्यंजन है और इसमें सरसों के जो राई नहीं, बहुत बारीक वाली, थोड़ी बड़े वाली जो सरसों होती है वो इस्तेमाल होती है, बहुत स्वाद आता है उसमें। बिल्कुल। तो इसे बनाने के लिए हमें 1.5 बड़े चम्मच तेल डालकर कढ़ाई में तेल डाल दिए और मूंगफली दाने को तल के निकाल लीजिए। उड़द दाल और चना दाल जो भिगा कर रखे थे उसका पानी निकाल दीजिए और उसे डालकर थोड़ा हल्का हल्का हम तलने की कोशिश करेंगे। हाँ, यानी कि उसको उस जो तेल हमने डाला उसमें भून लें उसको अच्छी तरीके से, कलहार लें जी। तो जब हल्का सा सुनहरा सा होने लगे तभी हम सरसों दाना डाल के उसमें चटका लेंगे और उसमें करी पत्ता, सूखी खड़ी लाल मिर्च, ये सब डाल करके उसको थोड़ा देर चला लीजिए और जब वो तैयार सी लगे तब हल्दी डाल दें और इमली का पानी डाल दीजिए ऊपर से। अच्छा। और इसके साथ में चावल डाल दीजिए। अच्छा। अब नमक डालकर मिलाइए अच्छी तरह से, तो बड़ा सुंदर सा रंग आ जाता है इसका। अरे वाह। अब उसके ऊपर डाल दीजिए मूंगफली के जो हम तली हुई मूंगफली रखी हुई है, हाँ। वो डाल दीजिए और चलाकर धीरे धीरे गर्मा गर्म खाइए खाइए। और ये एक बात बताओ नेहा, ये जो तुमने सबसे पहले बताया था चावल उबले हुए चाहिए, पके हुए, ये कहाँ मिलेंगे? ये घर में मिलते हैं, मम्मी बताती हैं, देती हैं हमें कई बार। यानी कि मिल जाते हैं घर में, उपलब्ध। नहीं, बिल्कुल उपलब्ध नहीं होता। यानी कि सखियों को बता दीजिए कि इसे भी आपको पकाना पड़ेगा, तो पका के रखिए चावल पहले से। और कुछ सखियां इसमें जो है इमली का जो चावल बताया है इसमें हल्दी नहीं भी डालती हैं, ये आपकी रुचि पर है, क्योंकि उसका जो रंग होता है ये वाले इमली वाले चावल का, कुछ लोग थोड़ा अलग चाहते हैं, तो आप चाहें तो हल्दी का प्रयोग ना भी करें तो चलेगा, ये आपकी मर्जी पर है। और इस तरह से तो वाकई बड़ी स्वादिष्ट चीज तैयार हो गई। और ऐसे ही कर्ड राइस भी लोग बनाते हैं। तो तरह तरह की चीजें हैं, आप क्या पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते हैं ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल हम कुछ और पसंद करते हैं। ये हम सिर्फ नहीं पसंद करते, हमारी सखियां भी बहुत पसंद करती हैं। तो चलिए गीत का तड़का लगा देते हैं। अंदाज मेरा मस्ताना, मांगी दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवान है, समा भी जवान है, न फिर हमसे
अंदाज मेरा मस्ताना, मांगे दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। ये हम भी जवां है, जवां भी जवां है, या फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तालीरा प्यार की किताब हूँ मैं, सच हूँ फिर भी ख्वाब हूँ मैं, देख कर सुरूर आए वो अजब शराब हूँ मैं हूँ जवानी का रंगी तराना, रंगी तराना। तालीना अंदाज मेरा मस्ताना, मांगे दिल का नजराना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवां है, समा भी जवां है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तालीरा तुझको मेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी आरज़ू है, मेरे दिल का आईना तू, दिल के आईने में तू है, हमसे ही रोशन है सारा जमाना, सारा जमाना। तालीना अंदाज मेरा मस्ताना, मांगी दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवां है, समा भी जवां है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तालीरा तो बस रेणु जी, अब इतनी सारी चीजें बन गई हैं, सखियों के पास भी कुछ तो अच्छी अच्छी चीजें बन गई होंगी। बिल्कुल बन गई होंगी, लेकिन आज तो हमें यहीं से अलविदा कहना पड़ेगा क्योंकि अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल। तो सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।